बात का सिरे से वजूद ही नहीं। आपने वो झूठी बात चंद चैनल्स ने चलाई। मैं आज उन चैनल्स का नाम अभी नहीं ले रही, मैं उनको वक्त दे रही कि वो इस किस्म के प्रोपेगेंडा से बाज आ जाएं। वो मेरी वीडियो भी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैंने दोनों हाथों से अपनी पार्टी को, अपनी लाहौर की क़यादत को, लाहौर के MNAs को, लाहौर के MPs को दोनों हाथों से सलाम किया, उनकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया, उनकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया। उन्होंने दिन रात एक किया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, लाहौर जलसे के बाद उठने वाले सवालात के तूफान के बाद PDM की हुकूमत गिराओ तहरीक मुश्किलात से दोचार है, क्योंकि नून लीग के शेर शायद आपस में ही लड़ पड़े हैं। मरियम नवाज और उनकी जमात के कुछ अराकीन बार बार जिन सवालात पर मीडिया को तनकीद का निशाना बनाती रहीं, जिन सवालात पर यह कहा गया कि हकायक को ट्विस्ट किया गया है और नून लीग में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ मौजूद नहीं, लाहौर जलसे में कम तादाद पर सजा और जजा की बात नहीं की गई और इस बात का सिरे से वजूद ही नहीं है। आज इन तमाम बयानात को किसी और ने नहीं, खुद नून लीग के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ ने रद्द कर दिया है और नून लीग के शेरों की अंदरूनी लड़ाई खुलकर सामने आ चुकी है। जावेद लतीफ के एतराफ ने यह साबित कर दिया है कि नून लीग में ना सिर्फ इख्तलाफात मौजूद हैं, बल्कि नून लीग आज भी बयानिए की कंफ्यूजन की शिकार है। इस तमाम सूरत हाल पर मेरे 11 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, नून लीग में कुछ अफराद विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। क्या इस बात का एतराफ नहीं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानिए पर PDM ही नहीं बल्कि खुद नून लीग के अंदर भी इत्तेफाक नहीं पाया जाता? सवाल नंबर 2, क्या पैनामा केस में नवाज शरीफ की बरतरफी के बाद नून लीग में एक तरफ मजामती और दूसरी तरफ मफामती सोच की जो बात की जाती थी वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो गई है? सवाल नंबर 3, क्या मीनार पाकिस्तान में नून लीग का जलसा उसके लिए तवक्को के मुताबिक नहीं हुआ कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने जेल में बैठकर इस जलसे को मुनज़्ज़म नहीं होने दिया? सवाल नंबर 4, क्या नून लीग में इख्तलाफात इसकी पार्लिमानी हैसियत को भी मुतासिर करेंगे? सवाल नंबर 5, कौमी असेंबली में नून लीग के 83 MNAs की अक्सरियत किस बयानिए का साथ देगी, मफामती या फिर मजामती बयानिए का? सवाल नंबर 6, नून लीग के ये इख्तलाफात पंजाब असेंबली में नून लीग के 165 MPs पर किस तरह असरअंदाज होंगे? सवाल नंबर 7, क्या पंजाब असेंबली में नून लीग के कई MPs वजीर आला उस्मान बुज़दार के साथ राब्तों में हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है? सवाल नंबर 8, क्या PDM के मुमकिना लॉन्ग मार्च तक नून लीग में पाए जाने वाली दरारें मजीद वाज़े होकर सामने आ जाएंगी? सवाल नंबर 9, क्या नून लीग के अंदर के ये इख्तलाफात PDM के इत्तेहाद को मुकम्मल तौर पर तकसीम कर देंगे? सवाल नंबर 10, क्या अब नून लीग में इख्तलाफात के वाजे होने के बाद पीपल्स पार्टी अपने इस्तीफों के फैसले पर नजरसानी कर सकती है? सवाल नंबर 11, क्या जलसों से हुकूमत गिराने में नाकामी के बाद मजामती प्लान के बजाय मफामती प्लान आजमाया जाएगा और बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ के साथ जेल में मुलाकात की भी क्या यही वजह है? नाज़रीन, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की मैंने कोशिश की और इस प्रोग्राम में आने से सिर्फ चंद मिनट पहले मेरी मरियम नवाज से खुसूसी गुफ्तगू हुई। मरियम नवाज से मैंने ये सवाल किया कि खबरें आ रही हैं कि आपकी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और ये कहा जा रहा है कि आपने अपने MNAs और MPs को बड़ा डांटा है इस बात के ऊपर कि शायद जलसे के अंदर उतने लोग नहीं आए जितने आने चाहिए थे। इसका जवाब मरियम नवाज ने यह कहा कि यह तासुर बिल्कुल गलत है और ये मीडिया के अंदर बिला वजह जानबूझकर झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। मैं अपने MNAs और MPs से मुकम्मल तौर पर खुश हूं और इस हद तक खुश हूं कि परसों लाहौर के MNAs और MPs को मैंने खाने पे बुलाया है उनकी तारीफ करने के लिए, उनको शाबाशी देने के लिए कि जलसे के अंदर बहुत लोगों को लाया गया और जलसा गाह जो है वो खचाखच भरा हुआ था। दूसरी बात मैंने उनसे ये पूछी कि ये बताइए कि आपके ख्याल में जलसा गाह के अंदर जो कुछ भी हुआ क्या वो आपकी उम्मीदों के मुताबिक था? तो उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल, ये मेरी उम्मीदों के मुताबिक था। सिर्फ एक बात का मुझे एतराज़ था, वो ये था कि जलसा गाह बहुत छोटी बनाई गई थी, ये जगह और भी बड़ी होनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो है वो जलसा गाह के अंदर फिट ही नहीं हो पाए, वो लोग जो है वो ग्राउंड से बाहर मौजूद थे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उनसे सवाल किया कि सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से खबर ये आ रही है कि वो मार्च के बजाय फरवरी में अब मुनक्किद किए जाएंगे और हुकूमत इस सिलसिले में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर शायद कोई पिटिशन भी फाइल करे। तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि जी हाँ, यही वजह है कि PDM का जो दबाव है या PDM की वजह से हुकूमत की जो परेशानी है, ये दरअसल में उसके असरात हैं जिसकी वजह से ये सेनेट के इलेक्शंस एक माह
पहले करने की तजवीज़ हुकूमत लेकर आई है। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात के हवाले से उन्होंने कहा कि ये मनगढ़ंत खबरें हैं, हमारे आपस में किसी किस्म का कोई इख्तलाफात नहीं है। जो कुछ प्लान के मुताबिक, जो कुछ स्केड्यूल के मुताबिक हमने सोचा हुआ था, मामला उसी तरह ही चल रहे हैं। मुझे किसी से ना कोई परेशानी है, ना कोई नाराजगी है और ना मैंने किसी को डांटा है। इन खबरों में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। मरियम नवाज ने जो गुफ्तगू की है नाज़रीन, मैंने वो आप तक पहुंचा दी है। इसका कोई लफ्ज़ इधर से उधर नहीं है और अब ये बातें किस हद तक सही हैं या किस हद तक गलत हैं, इसका फैसला आपने करना है। अपने पैनलिस्ट के साथ मैं गुफ्तगू करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद कई और सवालात हैं जो इनके सामने रखते हैं। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्या नून लीग के शेयर आपस में लड़ पड़े हैं? क्या पीडीएम की तहरीक शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाली है? क्या उसको मजीद मुश्किलात का सामना होगा जिस तरह ये अपने लॉन्ग मार्च की जानिब जाएगी? और इसके साथ साथ सेनेट के इलेक्शंस को अब मार्च के बजाय फरवरी में करवाने की कोशिश हो रही है। हुकूमत का ये प्लान है कि इसको एक महीना पीछे ले जाया जाए। इसके हवाले से तफसील से बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। सीनियर तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शफकत महमूद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, सबसे पहले सर आपके पास आना चाहूंगा। नून लीग के हवाले से सर खबरें आ रही हैं कि सब ठीक नहीं है, आपस में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि जनाब जलसा जिस तरह होना चाहिए था मुनज़्ज़म तरीके से उस तरह नहीं हुआ। क्या मसला क्या है सर? क्या परेशान होगी नून लीग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर को गुजारिश ये है कि जलसा किस तरह हुआ, कितने लोग उस शरीक हुए, ये अब सिर्फ एक मीडिया में रह नहीं गया। मीडिया की बात कर रहा हूँ जिस तरह से ये जो है अवाम तक पहुँच सकें। अब तो आपको पता है कि सोशल मीडिया के जरिए तमाम अवाम को कुछ आवाज नहीं आ रही जी डॉक्टर साहब बात कीजिएगा। तो ये तो अब रोशन की तरह है, कामयाब जलसा था। और उसके बाद तो हमारी एक सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें डीसी भी थी, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी। इज्तिमाई तौर पे जलसे के लिए जितने भी मुंतज़मीन थे उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया, शाबाश दी गई। मेरा ख्याल हमारी आवाज में आपको जी आप बोलिए डॉक्टर साहब, हम सुन सकते हैं आपको। जी, तो मैं ये कह रहा था कि हमारी जो मीटिंग हुई 14 तारीख को, उसमें तमाम मुंतज़मीन को बिल्कुल शाबाश दी गई और उन्हें बेहतरीन उनकी तमाम मेहनत को खराज तहसीन पेश किया गया। बाकी कहाँ तक ताल्लुक है, अभी जो बयान बताया जा रहा है ये हमारे सीनियर हैं, जावेद लतीफ साहब बड़े भाई हैं, लेकिन वो ना तो कोई पार्टी पॉलिसी है ना उसका कोई हकीकत से ताल्लुक है। हाँ, ये बात जरूर होती है कि मिसाल के तौर पर अगर लाहौर में, मैं मिसाल देता हूँ कि अगर हमारे 12 MNAs हैं और 10 MNAs ने बहुत मेहनत की है, 2 ने मेहनत नहीं की, तो जरूर पूछा जाना चाहिए। ये तो पार्टियों के अंदर चीजें चलती रहती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफ है या पार्टी के अंदर कोई नाराजगी है। और जहां तक मैं ये कहूंगा कि नामसाइद हालात जैसे कहते हैं, उनमें यह जलसा हुआ है। मौसम की शिद्दत देखें, कोरोना का खौफ देखें, हुकूमत ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। उन हालात में कितनी माएँ हैं जो अपने बच्चों को इजाजत देंगी, कितनी खवातीन हैं जो अपने खामदों को और अपने भाइयों को इजाजत देंगी जलसा में जाने की। उसके बावजूद इंतहाई शदीद ठंड के अंदर अगर इतनी बड़ी तादाद लोगों की वहां पे मौजूद थी, तो मेरा ख्याल है कि ये कामयाब तरीन जलसा था। और इसमें जितने भी लोगों ने मेहनत भर से, पाकिस्तान भर से लोग आए हैं और सबको हमने खाली तस्वीर पेश किया है, क़यादत ने सबको सलाम पेश किया है कि आपने इतनी मेहनत से जलसे को कामयाब किया है। तो ये सारी खबरें उस वक्त जबकि जलसा शुरू होने में अभी 6 घंटे बाकी थे, मीडिया पे हमारे मेहरबान जो है वो आके कहना शुरू हो गए थे कि जलसा नाकाम हो गया। कभी कोई जलसा शुरू होने से 6 घंटे पहले भी नाकाम होता है। आप टाइमिंग देख लें, गुजरा के बयान देख लें। मैं सिर्फ आखिरी बात ये कहूंगा कि जब 42 वुजरा की बटालियन सिर्फ इसी बात के ऊपर लगी हुई है पिछले 4 दिन से कि जलसा नाकाम होगा, कुर्सियां खाली होंगी, जलसा नाकाम हो गया है, शुरू होने से पहले नाकाम हो गया है, तो उस जलसे की कामयाबी इससे बड़ी क्या जमानत है कि तमाम की तमाम काबीना पूरी बटालियन की शक्ल में प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कर रही है, उस जलसे के ऊपर गुफ्तगू कर रही है, वज़ीर आज़म उस पर ट्वीट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म का बयान आज तमाम अखबारात की हेडलाइन बना हुआ है। एक जलसा, सबकी नींदें उड़ी हुई है भाई। अगर वो इतना कमजोर था तो आप लोगों को क्यों इतनी हवाइयां उड़ी हुई हैं? आप चलने दें फिर इसको।
ठीक है, ठीक है। शफकत महमूद साहब, मेरे ख्याल में सारी गुफ्तगू सर आपने सुन ली है। क्या ये गलत तासुर दिया जा रहा है, मीडिया के ऊपर गलत तासुर दिया जा रहा है, या हुकूमती तर्जुमान जो है ये गलत तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई जलसा जो है नाकाम नहीं था, और ये जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं असल में ये कामयाब हो गया है, और चूंकि आप लोग बयानात इतने दे रहे हैं, इस यही निशानी है इस बात की कि जलसा कामयाब हो गया है? मैं तो यही कहूंगा कि डॉक्टर साहब को कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। बात यह है कि हमारी बातें वो नहीं सुनेंगे और ना सुने, लेकिन अगर आप मीडिया की बातें सुने, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट की बातें सुने, एक चैनल पे नहीं मुख्तलिफ चैनल्स पे सुने, एनालिस्ट जो है या एंकर्स जो है उनके यूट्यूब चैनल जो है उनको आप देखें, तो आपको सारी तरफ एक मुश्तरका चीज नजर आएगी कि ये बड़ा ज्यादा से ज्यादा लोगों ने कहा कि एवरेज चल रहा था। अब ये जलसे की जो गिनती है उसके बारे में इसलिए कहा जाता है कि ये आपको याद होगा कि जलसे से पहले इनकी तरफ से बयानात आ रहे थे कि जी 13 तारीख को तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कि उस दिन इस्तीफा आ जाएगा, उस दिन इनकलाब आ जाएगा, कोई काया पलट जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। और वो जो खोदा पहाड़ और निकला चूहा वाली बात है कि बीच में से एक जलसी निकली जलसे की बजाय, तो उसकी वजह से, और मैं अपनी तरफ से, चले मेरी बात ना छोड़ दें, मेरा ख्याल है इंडिपेंडेंट एनालिस्ट को देखें तो उसके पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा असर पड़ा है। और पॉलिटिक्स से असर ये पड़ा है कि ये जो इनकी पीडीएम की जो जितनी भी हिकमत अमली थी वो नाकाम हो गई है। अच्छा। और इसलिए उनको 1.5 महीना आगे की डेट देनी पड़ी कि जी हम 1 फरवरी तक इस्तीफा आ जाए, वरना हम फिर फैसला करेंगे। तो इस्तीफा तो कोई नहीं आना, तो आप 1.5 महीना किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अगर आप रेजिग्नेशन देना चाहते हैं तो आप दें उसको स्पीकर को, बजाय इसके कि अपने पार्टी लीडर्स को। और दूसरी बात यह है कि सॉरी सिर्फ एक आखिरी बात जी जी कि ये हम तो इनसे बार बार एक चीज कह रहे हैं कि 3 चीजें के बारे में हम कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे, बाकी सारी चीजों के बारे में गुफ्तगू करने के लिए तैयार है। इस्तीफे पे कोई गुफ्तगू नहीं होगी, नए इलेक्शन पे कोई गुफ्तगू नहीं होगी, और एनआरओ नहीं मिलेगा। बाकी जितने कौमी मामलात हैं हम सब पे, इंक्लूडिंग सेनेट इलेक्शन जिसका आपने जिक्र किया, उसके बारे में हम गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। अच्छा शफकत साहब, एक ये जो अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जी इनके जो अहदाफ थे ये वो मुकम्मल नहीं हो सके इस जलसे के अंदर, आपकी नजर में इनके क्या अहदाफ थे इस जलसे के अंदर? मतलब कौन सा ऐसा टारगेट था आपके ख्याल में जो इन्होंने अचीव नहीं किया, जिसकी वजह से आप ये एनालिसिस दे रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि ख्याल क्या, इन्होंने बरमला ये कहा था कि 13 तारीख को एक अजीम शान जलसा होगा और उससे एक मोमेंटम जनरेट होगा, और उस मोमेंटम की वजह से एक इम्पैक्ट पड़ेगा इनके अपने एमएनएस पे, अपने एमपीएस पे, अपोजिशन गवर्नमेंट के एमएनएस एमपीएस पे, और फिर ये रेजिग्नेशन का सिलसिला शुरू हो जाएगा 31 दिसंबर को, और फिर 7 लॉन्ग मार्च हो जाएगी। तो उनका ख्याल था कि एक बहुत बड़ा मोमेंटम बनेगा। एक्चुअली उसके बिल्कुल बरक्स हुआ है। अच्छा। कि पीडीएम जो है वो बिल्कुल एक इस जलसे के बाद उसको एक शदीद धचका लगा है, और इसलिए आपको नजर आ रहा है कि 1.5 महीने का जो वक्फा है कि ये अभी इनको समझ नहीं आ रही थी और क्या करें, और इसलिए इन्होंने कभी कोई सर्दी का बात करते हैं, कभी कोई बात करते हैं। हमने बारिश में भी जलसे किए हैं, हमने सर्दी में भी जलसे किए हैं, अब हमें पता है कि जलसे क्या होते हैं। ये कोई जलसा नहीं था, और ना ही इनकी पॉलिटिक्स जो है वो कामयाब होती नजर आ रही है। ओके। इफ्तिखार अहमद साहब, आप बड़ा आपका पुराना तजुर्बा है, आपने बहुत से जलसे खुद भी कवर किए हैं, एज ए जर्नलिस्ट आपने कवर किए। इस जलसे को क्या रेट करेंगे? क्या ये नून लीग के इंतशार की वजह से है, बयानिया दुरुस्त नहीं है, 11 जमातों का ये जो एक मिक्स अचार बना हुआ है, शायद इसकी वजह से? क्या वजह है आपके ख्याल में? आप किस तरह असेस करेंगे उस जलसे को? पहले तो आप अपने आप को करेक्ट करें। अच्छा। कि ये 11 जमातें नहीं, 10 जमातें, सॉरी 10 जमातें करेक्ट करें ना। ये वो 11 से स्टार्ट हुई थी, 10 रह गई, सॉरी मैं भूल गया। करेक्ट। जी जी। और इनमें से 3 जमातें जो है वो पंजाब में भी हैं, ठीक, और बाकी जो 8 जमातें हैं वो पंजाब में उस तरह नहीं हैं, वो इलाकाई जमातें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपका जो सवाल है, अगर मुझसे कहा जाए कि इस जलसे को 10 नंबर दिए जाएं तो इफ्तिखार आप कितने देंगे? मैं 7 नंबर दूंगा। ओके, 7 पॉइंट आउट ऑफ 10।
टेम्परेचर वाज 14 सेंटीग्रेड, ठीक, विंड वाज 9 माइल पर आवर, अच्छा, ओपन प्लेस, कंप्लीट क्लाउड्स, और मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था शायद 5-1 बजे करीब बारिश ना हो जाए। अच्छा, और मुझे डर था अगर खुदा ना खासा बारिश हुई तो स्टैम्पीड में लोग ना मर जाएं, क्योंकि जब हम दाखिल होते हैं तो 1 बाय 1 होते हैं, जब कोई ऐसा हादसा होता है तो लोग भागते हैं, तो वो भागते उधर हैं जहाँ से एंटर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जगह छोटी होती है। तो स्टैम्पीड में, बिकॉज मैंने ये स्टैम्पीड ताजपुरे में देखी थी अपना मुस्तफ़ा खर के जलसे में, ठीक। और काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी। अच्छा, तीसरी बात है कि कोई जलसा भी हुकूमत को ख़त्म नहीं कर सकता, नो जलसा, अच्छा, खा वो PNA हो, खा वो एक मार्शल अजहर खान का वो जुलूस हो जो सारी रात चलता रहा कराची के अंदर, नहीं ख़त्म कर सकता। ये कहते हैं कि हम 3 चीज़ें नहीं देंगे, इस्तीफ़ा, इलेक्शन और NRO। जी, जुल्फ़ार अली भुट्टो ने भी कहा था मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, मैं नया इलेक्शन नहीं कराऊंगा। NRO को तो खैर उसका सब्जेक्ट ही नहीं था। क्या नतीजा निकला? बैठना पड़ा डायलॉग के लिए, और उस डायलॉग का क्या नतीजा निकला? दे वर लेट। अब जहाँ तक NRO की बात है, मेरी समझ में नहीं आता मंसूर भाई कि अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं या PTI मुकदमात चला रही है, या हेयरिंग वो कर रही है, गवाह वो पेश कर रही है, गवाहों पे जिरा वो कर रही है। क्योंकि NRO तो वो होता है ना जिसको आप मुशर्रफ के हवाले से कहते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं माना, अच्छा, उसको नल एंड वाइड करार दे दिया। जब मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं तो हमें फिर अदालतों पर एतमाद होना चाहिए, फैसले होंगे, सजाएं होंगी, अपीलों में जाएंगे, और अपीलें न जाने कब तक चलें। ओके, तो NRO कहाँ से आ गया? अच्छा, तीसरी बात, ठीक, अब ये बात कहना है आपने जो बहुत अच्छी बात शुरू की, जहाँ से आज की पार्टी ख़त्म हो गई है, टूट गई है, बिखर गई है, नहीं मतलब ये भी आपकी बातों को और इनकी बातों को मिला के अगर मैं जोड़ लूँ, और मेरा तासुर ये मिलेगा कि पार्टी इज़ ओवर। अच्छा, पार्टी नहीं ओवर हो सकती जिस पार्टी के पास बकौल आपके 83 MNAs हों और 165 MPs हों। ठीक है, इतनी आसानी से ये पार्टी ओवर नहीं होगी। बयानिया की जंग है आपस में? बयानिया की कोई जंग नहीं है, नहीं है, नहीं, एब्सोल्युटली। अगर बयानिया की जंग होती तो आज इस किस्म की सूरत हाल ना होती। ये मरियम नवाज शरीफ बार बार उनका शुक्रिया अदा ना करती, हमजा का और शहबाज का, उनके नारे ना लगवाती, एक बार। और दूसरा, किस घर में बयानी की जंग नहीं होती? PTI में बयानी की जंग नहीं थी। सारे के सारे वो लोग जो PTI बनाने वाले हैं उनमें से आधे लोग चले गए। मैं हामिद खान की मिसाल देता हूँ, अगर बयानी की जंग नहीं थी तो हामिद खान बाहर क्यों गया? चले गए, वो चले गया ना, चले गए। तो वो अभी कोई नहीं गया। मैं यही मिसाल आपको ये बात साबित करना चाह रहा हूँ, कोई नहीं किया। मसला क्या है? साद रफीक ने ये फिक्रा कहा था एक मीटिंग में, पार्लिमानी मीटिंग में, कि जनाब सजा और जजा का अमल होना चाहिए, और बिल्कुल सही कहा था साद रफीक ने। हर पार्टी में सजा और जजा का अमल होना चाहिए। अच्छा। अगर मैं MNA हूँ किसी पार्टी की वजह से और मैं 10 आदमी नहीं लेके आता, वादा मैं 100 का करता हूँ, तो मुझसे पूछा जाना चाहिए। इस पूछे जाने को आप ये नहीं कर सकते पार्टी टूट गई, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये इतना आसान नहीं होता पार्टियों को तोड़ना। अगर इतना आसान होता है तो ज़ियाउल हक कभी पीपल्स पार्टी को तोड़ लेता, नहीं तोड़ सका। पीपल्स पार्टी टूटी जाके 1999 के NRO के तहत। ओके, ठीक है, तो कब आया ज़ियाउल हक इस मुल्क के अंदर, और उससे लेकर 1999 तक पीपल्स पार्टी के फाइट जारी रही। और वो जब बिल्कुल थक गए तो कौन गया? वर्कर नहीं गए, वो गए जो पार्टी के उहदेदार थे और उस पे थे फायज। मुर्तजा भुट्टो की आने वजह से पीपल्स पार्टी नहीं टूटी थी? नो, मुर्तजा भुट्टो की डेथ के ऊपर नंगे पांव ये खातून गई है। अच्छा। और सुने, अब सुन ले, हौसला करें ना, हौसला करें ना जरा। मुर्तजा के बारे पे मर्डर को रीजन बना के पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को पैक किसने करवाया? ये लंबी कहानी है मंसूर, फिर किसी से बात करेंगे। ये बात नहीं है, ये बात मुमकिन नहीं है कि पार्टियां ऐसे टूटती हैं। पार्टियां ऐसे अब नहीं टूटेंगी, अब नहीं टूटेंगी। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक मेरे ख्याल में नून लीग के हवाले से तो तफसील से बात हो गई। ये सेनेट के इलेक्शंस मार्च से फरवरी में करने की आखिर वजह क्या है, कुछ इस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक और खबर जो आज आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, और वो ये है कि हुकूमत चाहती है कि सेनेट के इलेक्शंस मार्च के बजाय फरवरी में मुनक्किद किए जाएं।
अब जैसा कि कई तज्जियाकार ये कहते हैं कि पीडीएम की ये जो तहरीक है वो दरअसल में इसलिए मुनक्किद की जा रही है ताकि ये सेनेट के इलेक्शन जो हैं ये मार्च के अंदर ना हो सके, लेकिन अब हुकूमत का ये प्लान है कि इसको फरवरी में मुनक्किद किया जाए। शफकत साहब, इसके पीछे क्या लॉजिक क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है, क्योंकि काबीना के अंदर आप भी मौजूद थे, क्या इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है? पहली तो बात है कि इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं हुआ। एक दो मेंबरान ने ये तजवीज दी कि कानूनी तौर पे इलेक्शन जो है आप जल्दी भी करा सकते हैं, लेकिन इस पे कोई लंबी बहस भी नहीं हुई और इस पे कोई ऐसी बात, बल्कि ज्यादा बहस तो हुई इस बात पे कि हमारे ख्याल में सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है, बहुत ज्यादा धांधली तो नहीं, मतलब बहुत ज्यादा करप्शन होती है, लोग पैसे दे के वोट देते हैं और ये पिछले मेरा ख्याल है 30 साल से ये शिकायत चली आ रही है। तो उसमें हमारी प्रपोजल ये है कि उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए शो ऑफ हैंड्स के जरिए सेनेट का इलेक्शन कराया जाए। तो इस चीज पे डिस्कशन होती रही, इस चीज पे सैर हासिल गुफ्तगू हुई और इसकी तरफ हम इंशाल्लाह बढ़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस भी दायर किया जा रहा है। लेकिन ये बात कि जी फरवरी में इलेक्शन होगा सजेस्ट की एक दो मेंबरों ने, लेकिन कोई इसमें मजीद बात नहीं हुई। लेकिन शफकत साहब, अगर इस तरह होता है, क्या इसको पॉइंट ऑफ वीकनेस कंसिडर किया जाएगा हुकूमत की जानिब से कि हुकूमत जो है वो ब्लिंक कर गई है? ब्लिंक कर गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये जो इन्होंने अपनी तहरीक कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम है। इनकी कोशिश ये है कि जो सेनेट का इलेक्शन आ रहा है वो एक बड़ा अहम इलेक्शन है और वो अहम इस लिहाज से है कि इस इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ की सेनेट में सबसे बड़ी जमात होगी और अपने एलाइज के साथ मिलके उसकी वहाँ पर अक्सरियत हो जाएगी और वैसे भी जॉइंट सेशन में भी अक्सरियत हो जाएगी। तो इसलिए इनको जो गम खाया जा रहा है वो ये है कि अगर तहरीक इंसाफ की अक्सरियत हो गई तो लेजिस्लेशन आसानी हो जाएगी और हुकूमत में करने में आसानी होगी। तो इनको तो असल प्रॉब्लम तो ये जो सारी टाइमिंग आपको नजर आ रही है, ये सारी की सारी टाइमिंग जो है ये सेनेट इलेक्शन को सैबोटाज करने की ख्वाहिश है, क्योंकि होगी नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको अपना कि लीगल सारे लोग राय दे चुके हैं कि अगर ये इस्तीफे दे भी दे तो फिर भी सेनेट का इलेक्शन हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि इसके बारे में दो राय नहीं, लेकिन अभी आपने कोई फैसला नहीं किया। कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक जो भी फैसला होगा वो हम पार्टी सोच विचार के करेगी। ठीक। डॉक्टर साहब, इस सिलसिले में सर आपकी क्या राय है? अगर हुकूमत इस किस्म का कोई इकदाम उठाती है कि मार्च से पहले उसको फरवरी की तरफ ले जाती है, वैसे जिस तरह अभी शफकत साहब फरमा रहे थे कि कोई ऐसी चीज फाइनल नहीं है, लेकिन अगर इस तरह होता है तो लगता तो यही है कि पीडीएम की वाकई ये तहरीक जो है दरअसल में उन सेनेट के इलेक्शंस को किसी तरह रोकने के हवाले से सारी प्लानिंग हो रही है, तो आप लोगों के लिए ये बुरी खबर नहीं साबित होगी क्या? देखिए मंसूर भाई, जो सेनेट के इलेक्शंस हैं वो पीडीएम की इस तारीख का ना वो मरकज बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जो रूटीन की इलेक्शन है जो वक्त के ऊपर इससे पहले तयशुदा है कि इस वक्त पे होना है और वो अपने रूटीन का काम है। ये जो कॉज है पीडीएम का ये इससे बहुत बड़ा है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि हुकूमत की इस वक्त जो नाअहली और इसकी नाकामी है ये तो दीवार पे लिखी हुई है, ये जो नोश्ता दीवार है, ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। और इवन जो इलेक्टेड लोग जो हैं, जो अपने हलकों से आए हैं, जिस तरह भी आए हैं, वो जब अपने हलकों में जाते हैं उन्हें भी पता है कि अवाम कितने मसाइल का शिकार है और मुकम्मल तौर पे आपकी माशी हालत से लेके एक आम आदमी की मैशत तक मुल्क मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाही के दाने पे खड़ा है। ये तो कोई इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक तो ये, दूसरा ये कि जिस निज़ाम के तहत ये हुकूमत मारिज़ वजूद में आई है उस निज़ाम की किस हद तक दुरुस्ती होनी चाहिए, इसमें भी सब लोग इत्तफाक करते हैं। तो वो कॉज बहुत बड़ा है जिसकी पीडीएम बात कर रही है। इलेक्शन जो है वो तो एक जुज़ है, वो किस तरह होता है, क्या होता है उसके अंदर, वो हमारा हदफ बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब आप लोगों को तो फिर मेरे ख्याल में एतराज भी नहीं होगा कि अगर हुकूमत वाकई उसको 1 महीने या 2 महीने पहले ले जाए। देखें, इसके ऊपर पीडीएम की क़यादत का मौक़िफ़ क्या होगा, ये तो एक मुश्तरका मौक़िफ़ होगा। लेकिन आपका ये सवाल बिल्कुल जायज़ और बजा है कि आप इतनी जल्दबाजी के शिकार क्यों हो रहे हैं कि एक इलेक्शन की एक मुद्दत जो है वो तय है और जो सेनेटर 6 साल के लिए मुंतखब होगा वो अगर मार्च में रिटायर हो रहा है तो आप 1 महीने पहले उसको जबरी रिटायर करके इलेक्शन को 1 महीने पहले क्यों कराना चाह रहे हैं? आखिर पीडीएम की तहरीक की कोई ना कोई तपिश जो है वो महसूस तो हो रही है
2 मेंबरान ने राय दी या 4 ने दी, मैं शफकत साहब की बात से इख्तलाफ नहीं करता, वो कैबिनेट में बैठे थे, अगर वो कह रहे हैं 2 ने राय दी या 4 ने दी, जिसने भी दी, आखिर इसके पीछे एक माइंड तो है, और वो माइंड यही है कि ये जो तहरीक जो कि एक अवामी तहरीक बनती जा रही है, बन चुकी है, इसकी तपिश महसूस तो कर रही है गवर्नमेंट, माने या ना माने टेलीविजन पे आके ये तो एक और बात है, लेकिन आपके अमली इकदामात इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि वाकई हुकूमत जो है वो इस तरीके से परेशान है। ठीक, इफ्तिखार साहब, नॉर्मली वैसे गवर्नमेंट जब इस तरह करती हैं, ये तो खैर सेनेट के इलेक्शंस की बात हो रही है, आमतौर पर जो आम इंतखाबात हैं वो भी पहले मुनक्किद कर लिए जाते हैं, ऐसा होता है, माजी में भी हो चुका है इस तरह, तो इसको साइन ऑफ वीकनेस कंसिडर किया जाए हुकूमत की जानिब से, या ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी के तौर पर? पहली बात है कि जिन दो दोस्तों ने कैबिनेट में ऐसी बात की, उन्होंने दुरुस्त बात की है। अच्छा, और उनकी एक राय है कि भाई बजाय ये इतनी लंबी पीडीएम वाले हमारे पे दबाव बढ़ाते जाएं और सेनेट के इलेक्शन की वजह से बढ़ा रहे हैं, तो उससे पहले करा लो, तो उनको बता दो कि हमारे पास 54 सीटें हैं, 104 का हाउस है, तो 54 हमारे पास हैं, ताकि थोड़े से ये डिले बढ़ जाए। एक तो ये सोच हो सकती है। दूसरी जो कानून है वो गालिबन ये कहता है कि 11 मार्च तक सेनेट की मुद्दत होती है जी, और ए मंथ, एक महीने के अंदर कराए जा सकते हैं, मतलब ये 11 फरवरी को भी इलेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, कानूनी तौर पे, ठीक है, लीगली भी। मैं इसमें कोई ऐसी रुकावट नहीं है, अगर ये फैसला करने तो फिर रुकावट नहीं। बाकी रहा सेनेट में, जैसा शफकत साहब ने फरमाया, मैं तो बड़ा खुश हूँ आज कि काश इस मुल्क में ये बहुत पहले रियलाइजेशन आ जाती कि किस चीज़ की? ये सेनेट का इलेक्शन खरीदने की और पैसे अच्छा, देता है। हाँ, मैं बड़ी अच्छी show बात of की है। hands। क्या बात है जनाब, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा। इसलिए की जा रही है कि जो जिन दोस्तों से वादा किया हुआ है मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने गैर मुल्की दोस्तों के जिनको लाया हुआ है और उनको स्पेशल असिस्टेंट बनाया हुआ है, उनसे वादा किया हुआ है अच्छा, कि उनको सेनेट ऑफ पाकिस्तान का रुकन बनाया जाएगा। वो तो तभी मुमकिन है ना कि राय शुमारी हाथ उठा के की जाए, क्योंकि अगर खुफिया बैलेट होता है तो कोई पता नहीं वो बेचारे दोस्त जो इतने उम्मीदों और आसों के साथ यहाँ पे आके ये बैठे आपकी हुए हैं। खबर है, आपका तज्जिया है? जी, मेरी खबर भी है, मेरा तज्जिया भी है। अच्छा, कि ये इसलिए हो रहा है? जी, मैं आपको बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ, ये हंस रहे हैं ना, खुद सेनेटर रहे हैं। अच्छा। पूछे कैसे सेनेटर बने थे, पैसे देके बने थे? शफकत साहब, आप जवाब देना चाहेंगे? क्या कहा जी मैंने? जो आपके सेनेटर थे, वो आपके जो सेनेटर थे पैसे देके सेनेटर बनते थे? पैसे दे के सेनेटर पिछले 30 साल से बनते थे? हैं। मैं तो मुझे तो इस्लामाबाद में इलेक्ट किया था। नहीं, आप बने थे ना सेनेटर, आप सेनेटर बने थे ना सर? सर आप सेनेटर बने थे ना? जी, मैंने बगैर पैसे दिए बने थे, लेकिन पैसे आपका ख्याल है कि अगर नहीं चलते तो ठीक है। आप नहीं, मेरा ख्याल नहीं है, मेरा ख्याल नहीं है। देखो शफकत, मैं आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, वर यू सेनेटर और नॉट? वर यू सेनेटर और नॉट? सेनेटर विदाउट दैट्स ऑल। देखो इफ्तिखार, बात सुनो ना, बात यह है कि या तो आप ये कहें कि जी सेनेट के इंतखाबात में पैसे नहीं चलते हैं, तो ठीक है, आप पुराने जर्नलिस्ट हैं, चलते हैं, नहीं चलते हैं, मैं तो मानता हूँ, मैं तो खुश हूँ कि हाथ खड़े करा के जो फैसला किया जा रहा है बड़ा अच्छा है। और इसकी वजह का मतलब ये है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एग्जैक्टली, ट्रांसपेरेंसी। और इसमें ये फिक्र नहीं है कि कुछ जो बाहर से आए हुए हैं, बल्कि आपको तो हमें सपोर्ट करना चाहिए कि ये जो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ के इलेक्शन में दाखिली का जोर पड़ता है। शफकत, मैं सपोर्ट करता हूँ। आई एम ए डेमोक्रेट, आई डोंट क्लेम कि मैं बेहतर डेमोक्रेट हूँ, बट आई एम ए डेमोक्रेट। आई बिलीव डेमोक्रेसी में पैसा नहीं चलना चाहिए, लुटेरों को, करप्शन के माल को, हराम के माल को, लूट मार के माल को, मनी लॉन्ड्रिंग के माल को, एफपीआर से छुपाए गए माल को, लोगों के लूटे हुए माल के जरिए सेनेट में नहीं आना चाहिए। मैं खिलाफ हूं इसके, लेकिन ये हकीकत है कि इसके पीछे भी मकसद है। और आज मैं खुश हूं कि हाथ खड़े होके तक की बात आई, और कल ये भी मुतालबा हो सकता है कि बाकी चीजों का भी हाथ खड़े होके इलेक्शन कराया जाए, हो सकता है। मसलन प्राइम मिनिस्टर का, मसलन स्पीकर का, मसलन कोई बुरी बात तो नहीं है। बुरी बात, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ बड़ा मैंने लफ्ज बुरा कहा है? नहीं, मैं आपकी बात से नहीं, मैंने लफ्ज बुरा कहा है? नहीं, आपने नहीं। देखिए, शफकत हैज बीन ए गुड फ्रेंड एंड ही विल रिमेन एज ए गुड फ्रेंड ठीक है, वेयरएवर ही इज। अच्छा, ही हैज बीन ए सेनेटर। हाँ। तो जब हम सेनेट को टोटली बात कर रहे हैं लूटमार की, मैं खुद खिलाफ हूं। तो मैं कभी जिंदगी में सेनेटर नहीं बन सकता अगर मेरे पास पैसा ना हो, हाँ मैं कितना बड़ा ही पॉलिटिकल एक्टिविस्ट क्यों ना हो। मैंने मेरी कितनी बड़ी कुर्बानी आ जाएगा तब भी नहीं जी शो ऑफ नहीं, फिर बन सकता हूँ, फिर बिल्कुल। माशाल्लाह इतने एमपी तो हैं मेरे पास आज भी इस
163 में कि अगर शो ऑफ हैंड के जरिए हो और इजाजत हो तो एक चीज मैं कहूँ मंसूर, सर आई हैव टू टेक अ ब्रेक, मैं ब्रेक से वापस आता हूं, देन आई विल गिव यू द चांस। सिर्फ एक जुमला कहने लगा जी जी बोलिए बोलिए। कि एज ए गवर्नमेंट खुफिया इलेक्शन में तो गवर्नमेंट्स को बड़ा फायदा होता है कि वो हर किस्म के मींस इस्तेमाल करके वोट चेंज, हम तो एज ए गवर्नमेंट कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए। मुझे पता है। अच्छा ठीक है सर, मैं एक ब्रेक लेता हूं और उसके बाद इस पे जरा थोड़ी सी और मैं मजीद बात करना चाहूंगा, क्योंकि जहां पे शो ऑफ हैंड्स की बात हो रही है वहां पे डेमोक्रेसी के हवाले से एक और नुक्ता नजर यह भी पाया जाता है कि क्या सीक्रेसी एक वोटर का राइट है या नहीं, क्योंकि जनरल इलेक्शन में जब आप वोट डालने जाते हैं तो आप सबके सामने नहीं डालते, छुप के वोट डालते हैं। तो क्या ये हक एक पार्लियामेंटेरियन के पास नहीं होना चाहिए कि वो दरअसल में किसको वोट देना चाहता है? ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पर भी मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद हमारे साथ। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से बात हो रही थी और इस सिलसिले में एक गुफ्तगू ये भी चली कि जी शो ऑफ हैंड्स अगर होने लगा है और हुकूमत इस तरह इसका इरादा रखती है तो ये तो अच्छी बात है, इसमें तो सबको ही सपोर्ट करना चाहिए। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से मैं इसी सिलसिले में सवाल करना है। डॉक्टर साहब, आप हुकूमत को इस कदम के हवाले से सपोर्ट करेंगे? ये तो बड़ा अच्छा इकदाम हो रहा है, जमहूरियत के हवाले से बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, आपने जो इससे पहले मंसूर साहब जो सवाल उठाया वो बड़ा बुनियादी अहमियत का हामिल है कि जो वोटर है, चाहे वो एक आम वोटर है जो जनरल इलेक्शन में वोट करता है या एमएनए मुंतखब होने के बाद प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट देता है या एमएनए और एमपीए मुंतखब होने के बाद वो सेनेट के लिए वोट देता है, तो क्या उसको ये हक हासिल होना चाहिए कि वो खुफिया रायशुमारी के जरिए अपना वोट दे या शो ऑफ हैंड के जरिए वो ओपन वोट दे? मैं ये समझता हूँ कि खुफिया रायशुमारी जो है यकीनन वो भी वोट की एक सेंटिटी है और वो बड़ी अहमियत की हामिल है, लेकिन बाज पोजीशन ऐसी हैं जिसमें मेंबरान असेंबली पाबंद होते हैं कि वो अपनी पार्टी का जो वक़्फ़ है या जो पार्टी का जो वजन है उसके मुताबिक वोट दें। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी जमात के टिकट से मुंतखब हुआ हूं तो मैं पाबंद हूं इस बात का कि मैं अपना जो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है मैं उसे वोट दूं। मैं किसी और प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं दे सकता, मैं डी सीट हो जाऊंगा इलेक्शन रूल्स के मुताबिक। मेरी असेंबली की रुकनीत खत्म हो जाएगी कि अगर मैं पार्टी रूल से इनराफ करूंगा। मैं ये समझता हूं कि सेनेट की जो तारीख है जिसमें वोटिंग होती रही है सेनेट की, वो सेनेट का मेंबर बनने के लिए आपकी सूबाई असेंबलियां भी वोट देती हैं और कौमी असेंबली इस्लामाबाद से जो सेनेटर मुंतखब होता है उसके लिए वोट करती है। वो पाकिस्तान में इंतहाई मैं समझता हूँ कि बदनाम रही है। शर्मनाक तो मैं नहीं कहूँगा, गलत लफ्ज हो जाएगा, लेकिन अगर कहूँ तो गलत भी नहीं होगा, इसलिए कि मेंबरान पार्लियामेंट सूबाई असेंबली हो या पार्लियामेंट का मेंबर हो, वो अगर पैसे लेके किसी सेनेटर को वोट देता है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती और ये पाकिस्तान में होता रहा है जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर हमें वोट की सीक्रेसी अगर इस सिलसिले में कुर्बान करनी पड़ जाए और इस एक ऐसे सिस्टम से हमारी जान छूट जाए जिसमें पैसा चलता है, तो ये तो फिर अच्छी बात नहीं है क्या? मैं इसकी सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने जो आपसे पहले आपको बात की है, अच्छा आप सपोर्ट कर रहे हैं कि इसमें जिस तरह के वज़ीर आज़म के लिए वोट करना ये पार्टी पॉलिसी की ये पार्टी नहीं, ये इलेक्शन कवानीन है कि पाबंद है अपने प्राइम मिनिस्टर को वोट करना। इसी तरह पाबंद होना चाहिए कि जो भी पार्टी नामजद करेगी आप पार्टी डिसिप्लिन के साथ खड़े हैं और अगर नहीं भी खड़े तो उसका जो भी तरीकाकार होगा, लेकिन वोट ओपन होना चाहिए। अच्छा एक और सवाल डॉक्टर साहब, करके सेनेट के अंदर आना ये बात जो है ये बड़ा मजाक बनता है। हर 3 साल के बाद ये बहुत बड़ा मजाक बनता है। डॉक्टर साहब, ये शफकत साहब अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अगर आप लोग रिजाइन वगैरह कर भी जाते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ना, आप सेनेट के इलेक्शन से उसी तरह ही होंगे, तो फिर अपने इस्तीफों की पॉलिसी के ऊपर नजरसानी करेंगे आप लोग? देखिए, जो लोग पीडीएम में बैठे हैं, शफकत साहब मेरे बड़े अजीज दोस्त भी हैं, लेकिन वो बड़े सीनियर लोग बैठे हैं, बड़े तजर्बाकार लोग बैठे हैं। अच्छा, इनमें इतना सादा नहीं है कि जैसे ये पता हो कि हम इस्तीफे दे देंगे और आप सेनेट के इलेक्शन भी करा लेंगे और खालीशुदा नशिस्तों के ऊपर आप री इलेक्शन करवा लेंगे। तो कोई भी, मैं समझता हूँ कि इन हालात में पीडीएम जो है वो फैसला कुछ और करेगी, लेकिन जब हम इस्तीफे देंगे तो उस वक्त गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं होगी कि वो दोबारा इलेक्शन कराए, या सेनेट के इंतखाब से पहले अगर इस्तीफे आते हैं तो सेनेट का इलेक्शन नहीं होगा। ये एक इस्तीफों के साथ जो एक पब्लिक का प्रेशर है, जो एक तहरीक की शक्ल में आ रहा है, उसके नतीजे क्या होंगे ये आने वाला वक्त आपको बताएगा। ये कबल वक्त होगा, इस पे हम ये शफकत साहब, ये जो डॉक्टर साहब जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं, ये कौन सी ऐसी सीक्रेट चीज है इनके पास? मैं खुद बड़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ पकड़ने की, उसको जज करने की, कि ऐसी कौन सी चीज है जिसका ये बार बार जिक्र करते हैं कि जी ये पोजीशन में नहीं होंगे, इनसे संभाला ही नहीं जाएगा।
शफकत साहब, आपके पास कोई आई है, कोई इंटेलिजेंस ऐसी कोई आई है? कौन सी चीज है जिसके ऊपर ये बार बार इस तरह की बात करते हैं? देखिए पहले तो मैं क्विकली जवाब दे दूं एक चीज का कि जो एक तो लीगल पोजीशन है सेनेट इलेक्शन की, लीगल पोजीशन जो इत्जाज एहसन और बड़े वकला ने उसको एलैबोरेट किया है और उन्होंने कहा है कि चाहे रिजाइन भी कर दें तो इलेक्शन जो है वो हो सकते हैं, और अगर इन्होंने रिजाइन कराया तो हम इलेक्शन कराएंगे इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। और अव्वल तो मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी ने तो बिल्कुल रिजाइन नहीं करना, और बाकियों के बारे में मुझे कुछ डाउट है। दूसरा, मैं डॉक्टर तारिक के बारे में तो नहीं कह रहा, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इनमें से जो कुछ लोग और खास तौर पे इनकी लीडरशिप जो है ना, ये उसी तरफ देखती है जिसको बुरा भला भी कहती है, और वहां पे और इनकी ख्वाहिश क्या है, जो कि एक ट्रीजनेबल ख्वाहिश है कि जी कोई थर्ड फोर्स आके और हमें फारग कर दे। अच्छा। और इनको बड़ी तकलीफ होती है कि क्योंकि देखे ना, प्राइम मिनिस्टर के जाने के क्या तरीके हैं। एक तरीका है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो इनके पास क्योंकि नंबर्स नहीं है, ये वो कर नहीं सकते। शफकत साहब, मैं कथा कलामी की माजरत, मैंने ना इस सिलसिले में पिछले हफ्ते ख्वाजा आसिफ से सवाल किया था, ये जो भी आपने बात की, मैंने कहा जी अगर आपकी इस तहरीक के दौरान मुल्क में मार्शल लॉ लग गया तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा मैंने कसम खाई है। ऐड कर लें, मैं सिर्फ बात एक छोटा सा सवाल ऐड कर लें। शफकत साहब तारीख के भी बहुत बड़े स्टूडेंट हैं, सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है, क्या दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पब्लिक प्रेशर से भी हुकूमत ने रिजाइन किया या नहीं किया? सिर्फ ये बता दें, हम तीसरी फोर्स। शफकत साहब आप इसका जवाब दे दें, शफकत साहब जवाब दे दें जी। मैं देखे ना, एक तो तरीका है कि पीएम रिजाइन करें, उन्होंने नहीं करना। दूसरा तरीका है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, वो भी नहीं होना। तो अगर ना वजीर आज़म ने रिजाइन करना है, ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के पास, तो फिर ये शोर शराबा किस चीज का मचा रहे हैं? और शफकत साहब अगर कोई फोन आ गया फिर इनका जो बुनियादी ख्वाहिशात हैं वो जिसके बारे में ये अपनी महफिलों में वही बात करते हैं कि जी हम इतना प्रेशर डाल देंगे, इतना प्रेशर डाल देंगे कि तीसरी कुव्वत जो है वो आके, तो ऐसे भी कोई नहीं होगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये मेहरबानी फरमाए और जो 3 चीजों के अलावा हमारे बात में मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, आए बैठे मुल्की मसाइल। बहुत शुक्रिया शफकत। टाइम से हो गया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और इफ्तिखार अहमद साहब। नाज़रीन, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।